हम अपने चैनल रियल हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान से बात कर रहे हैं। मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ। मैं अपने चैनल बनाया, उसमें मैं हिस्ट्री के लिए विद्यार्थियों के लिए जो स्टडी करते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, जहाँ कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो मैं अभी करता करता तो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू होकर अब मैं गुप्ता अंपायर तक आ गया हूँ। मैं फर्स्ट गुप्ता अंपायर मैंने पार्ट किया है, वीडियो बनाया है। उसमें मैंने गुप्त राजाओं के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं गुप्ता अंपायर पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें मैं गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता काल में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और जो कला का विकास हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, गुप्त काल जो जितने भी एंशिएंट पीरियड में होते थे, आमतौर पर जो सारी शक्तियाँ होती थी वो ज़्यादातर राजाओं के पास होती थी। इसमें बोलते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। आमतौर पर मोनार्की पर राजा होता था, राजतंत्र पर आधारित होता था। गुप्त युग भी ऐसे ही था। आमतौर पर स्थापना इसकी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही की है, फर्स्ट ने। उसका कोई बड़ा राज्य नहीं था, छोड़ो। उसके बाद उसके जितने भी आए हैं, उसके बच्चे आए हैं, बेटे आए हैं आगे से आगे। वो देवी अधिकार में विश्वास करते थे, डिवाइन थ्योरी में कि जो एक राजा है उसको परमात्मा द्वारा बना के भेजा गया। लेकिन गुप्त राजाओं की जो खास विशेषता है वो लोक भलाई का कार्य करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसका, पहले तो पावरें सारी राजे के पास थी, लेकिन धीरे धीरे विकेंद्रीकरण हुआ। फुल पावर थी, उसमें विकेंद्रीकरण हुआ है। उसमें समती प्रथा की शुरुआत हुई गुप्त काल में, लेकिन धीरे धीरे ये हर्ष के समय शिखर पर पहुंच गई। सम्राट के पास पूरी शक्तियां थी, पूरी भूमि का मालिक होता था, जस्टिस करता था, हर व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करता था, उसका हुक्म ही कानून होता था, वो न्यायपालिका का भी, हर चीज का वो मालिक होता था। मतलब, लेकिन इसमें बड़े अच्छे उदाहरण मिलते हैं, चाहे समुद्रगुप्त है, चाहे हमारा विक्रमादित्य है। ये बड़े अच्छे राजे हुए हैं जिन्होंने वेलफेयर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम किए हैं। फाही जान एक चीनी यात्री है, वो बड़ी तारीफ करता है गुप्त काल के पीरियड की, इसलिए भारत का उसको स्वर्ण युग भी कहते हैं। लेकिन राजे ने अपनी मदद के लिए एक मंत्रिमंडल बनाया हुआ था, जिसे बोलते हैं केंद्रीय प्रबंध। उसमें सबसे पहले जो आता है महासेनापति, जिसे बोलते हैं महाबली धृकृत। ये राजा खुद उसका संचालन करता था, सेना का संचालन करता था, लेकिन वो बोलते हैं महासेनापति। कभी कभी वहाँ सेनापति भी रखा होता था, लेकिन आमतौर राजा खुद ही संचालन करता था। इसी तरह महादंड नायक होता था, जो सबसे बड़ा जज है, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज है, सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी है, उसको महादंड नायक। महाप्रतिहार, जो राज्य की महलों के काम करता था, उसे महाप्रतिहार बोलते थे। संधि विवाहिक मंत्री, जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था, ये हरिसेन है, जिसका इलाहाबाद में हमें स्तंभ लेख मिलता है। दंड पाशिक, ये पुलिस का उत्तराधिकारी था। एक महा अशपपति होता था, जो घोड़ सेना का अधिकारी होता था। मतलब ऐसे अलग अलग अधिकारी होते थे मंत्रिमंडल में, जो केंद्रीय प्रबंध राज्य की मदद के लिए होते थे। आगे जो राज्य था वो प्रांतीय एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बटा हुआ था, उसको भुक्ति या देश कहा जाता था। उनका जो मुख्य अधिकारी है वो उपारिक महाराज होता था। ये आमतौर पर जो प्रांतों के गवर्नर हैं वो ज़्यादातर राजकुमार होते थे, राजाओं के बेटे होते थे, उनको ही बनाया जाता था। ये इनका मेन काम होता था शांति व्यवस्था बनाई रखनी और लगान इकट्ठा करना, और जब राजे को जरूरत पड़े तो सैनिक सहायता करनी। ये आमतौर पर प्रजा हितकारी होते थे। आगे जो भुक्ति था देश थे, जिसको बहुत ही बोलते हैं, वो जिलों में बटे हुए थे। जिलों को विष कहा जाता है। विष का जो मुख्य व्यक्ति था वो विषपति होता था। उसकी सहायता के लिए एक सभा बनाई होती थी, सभा या उसको महतर कहा जाता था। उसमें शहर के बहुत सारे लोग होते थे, उसके मेंबर होते थे। नगर श्रेष्ठी मतलब प्रधान सेठ, जो सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है, उसका मेन मेंबर है। बोला जाता है सारे बहा, मतलब मेन व्यापारी, प्रथम कुलीग, मतलब कि उसमें शिल्पी संघ भी बना होता था। शिल्पी जो कलाकारों का एक संघ है, उसका अध्यक्ष उसका मेन होता था। प्रमुख लेखक होता था, पुस्तकालय होता था, नगर का रिकॉर्ड कीपर होता था, मतलब ऐसे बना होता था। उसके बाद लोकल प्रबंध है, इसमें बड़े बड़े नगर होते थे, उसमें मुख्य अधिकारी होते थे। उसमें जो मुख्य अधिकारी है वो पूर्वपाल था। उसका काम था, जैसे आजकल की नगर पालिकाएं हैं, वो सारा वैसे ही काम करते थे। उसमें नगर का हिसाब था, नगर की सफाई, उसमें भवन निर्माण करना, लोगों की भलाई। उसमें नगर का मुखिया, नगरपति, विशिष्ट व्यक्ति, आमतौर पे एक सभा बनी थी, उसके मेंबर होते थे। मतलब काफ़ी चीज़ें लोकतंत्र पर आधारित थी। ग्रामों का प्रबंध जो है, ग्राम शासन आमतौर पे जो माना जाता है वो ग्राम का एक मुखिया होता था,
ग्राम अध्यक्ष होता था, ग्राम सेवक होता था। वहाँ भी सहायता के लिए एक ग्राम सभा बनी होती थी जिसे पंच मंडली कहा जाता था। उसका काम भी गांव की वेलफेयर करना और अपनी सफाई का इंतजाम करना, भूमि का एकत्र करना, तो मंदिरों का प्रबंध करना, ये बड़ी विशेषता है। अभी मंदिरों का बड़ा ख्याल रखा जाता था। वहाँ न्याय का प्रबंध कहते थे। नगर में दो महासर्वदंड नामक एक व्यक्ति था, वो जो न्याय का प्रबंध करता था। सर्वदंड नायक तो दंड देता था। फाइजन लिखता है लोगों को पूरी स्वतंत्रता थी, जुर्माने बड़े कम थे, मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, लोगों के दरवाजे खुले रहते थे, चोर डाकू को कोई भाई नहीं थे। फाइजन लगातार यहाँ घूमता रहा कई साल, कहीं भी उसको चोरी डाके का पता नहीं लगा, कोई चोर डाकू नहीं मिला। 2 साल बाद ह्यून सांग आया तो उसको बेशुमार चोर डाकू का भरमार मिली है। मतलब ह्यून सांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में आया तो उसमें चोर डाकू की भरमार थी, ह्यून सांग को लुटा गया। लेकिन फाइजन समय गुप्त काल में ऐसा कुछ नहीं था। उस समय जो सैनिक थे वो गुप्त काल में क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करते थे, आमतौर पर राज्यों का विस्तार करते थे। उसमें महासेनापति होता था। मतलब जो सैनिक सिस्टम है उसमें महासेनापति, सेनापति, पैदल, घोड़सवार, हाथी, रथ सेना, ये सारे जो अलग अलग उनके अध्यक्ष होते थे। अब इसमें जो मेन हथियार होते थे वो आमतौर पर बाण, तलवार, परसा, तीर अंजादी, ये मतलब सारी चीजें वहां पर होती थी। उसमें जो जमीनों का प्रबंध था वो आमतौर सम्मति प्रथा पर आधारित था। वहां पर आमतौर पर नगद कर प्रणाली थी। कर प्रणाली जो बड़ी अच्छी थी। राजा पूरी भूमि का स्वामी होता था। उसमें भूमि 3 प्रकार की होती थी। प्रति जो सरकारी भूमि है, बंजर भूमि है, ये आमतौर पर वेतन के लिए अलग अलग अधिकारियों को, जहाँ ब्राह्मणों को दान के रूप में दे दी जाती थी। अधिकृत भूमि जो राजा वहाँ खेती करता था, उसकी उपजाऊ भूमि होती थी, उसमें बहुत ज़्यादा इनकम होती थी। एक निजी भूमि है जो आम लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, वो खेती करते थे, अपना काम करते थे। देखो भूमि विशेषता ये थी, ब्राह्मणों को भूमिदान मिलता था, सैनिकों को भी उनकी सेवा के लिए भूमि दे दी जाती थी। मतलब भूमि सम्मत प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन जो ब्राह्मण हैं उनको जो ये दान में भूमि कर से मुक्त रखा गया था। उसमें 4 गाहें बनी हुई थी, क्योंकि पशुपालन आर्य काल से चला आ रहा है। तो गुप्त काल में आर्यन लोग पशुपालन करते थे, तो कोई ना कोई सामलाट भूमि होती थी जिसको 4 गाह बोला जाता है। तो वहाँ पर जो है ये जो है गुप्त में जो माना जाता है भी, इसकी जो मांग बहुत बड़ी थी। उसमें आमतौर पर छोटे किसान होते थे जो 18 प्रकार के कर उस समय लिए जाते। भूमि कर सबसे प्रमुख था। आमतौर पर 1/5 या 1/6 लिया जाता था। ये 16% 25% था। आप भूमि कर अनाज के रूप में या नकदी के रूप में दे सकते थे। सरकारी जो आमदन है वो जो बड़े बड़े बंद लगाए हुए थे, नाव चलने के लिए, पुलों को पार करने के लिए, व्यापार पर और अपराधियों को जुर्माने के रूप में जो लिए जाते थे, ये था एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो गुप्त काल में समाज कैसा था। देखो गुप्त काल की में जो जाति प्रथा वो बड़ी जटिल हो गई थी। देखो आमतौर पे आर्यन में हमें ऐसी जटिल प्रथा नहीं मिलती। आर्यन लोगों को जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर मानते थे। लेकिन धीरे धीरे कास्ट सिस्टम ने अब जन्म का स्थान ले लिया था। अब जिस घर में पैदा हुए हो आप, ब्राह्मण के घर, तनख्वाह के घर, उसी को जात का आपको माना जाएगा। अब जन्म कर्म का स्थान जन्म पर आधारित था। विदेशी जातियां के भारत में आने के बाद जो कास्ट सिस्टम था उसकी जटिलता बढ़ गई थी। कई उपजातियां पैदा हो गई थी। जो कई तो जैसे अपने क्षेत्र से बाहर जाके काम करती थी। अब मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं खेती करने लगा तो उसकी अलग कास्ट बन गई। और कई अंतरजातीय विवाह हुए। अब एक जो ब्राह्मण है उसकी दूसरी कास्ट से विवाह हो गया तो उसमें उसकी जो संतान पैदा हुई उसमें वो नई कास्ट पैदा हो गई। लेकिन सबसे तो बड़ा व्यक्ति माना जाता था वो ब्राह्मणों को माना जाता था। ब्राह्मणों को बड़ा आदर किया जाता था। उसको कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता, उसको मृत्यु दंड नहीं मिलता था। ज्यादा से ज्यादा देश निकाल आप दे सकते हो। क्षत्रिय जो दूसरी बड़ी जाति थी वो ब्राह्मणों के बाद आती थी। ये उनको सुरक्षा के लिए रखा गया था। वो राजपाट कर सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं। जो वैश्य थे वो खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, और जो शूद्र हैं वो तीनों वर्णों की सेवा करेंगे। गुप्त राजे देखो आमतौर पर वैश्य माने जाते हैं तो वैश्यों की बड़ी इज्जत थी उस समय। उच्च जाति का पुरुष अगर निम्न जाति से विवाह करे उसे विवाह को अनुलोम कहते थे।
अगर निम्न जाति का पुरुष उच्च जाति से विवाह करे तो प्रतिलोम कहते थे। उस समय जो थोड़े मान सकते हैं हम भी, जो निम्न जाति के थे, जहाँ मांस खाते थे, उनको हम चंडाल कहा जाता था। उस शहर के बाहर रहते थे। हमें ये फाहियान बचाता है। उनकी हालत बड़ी खराब थी। अगर उन्होंने गांव में आना है तो पहले कोई चीज को बजाकर या आवाज देकर बताना पड़ता था, तो बाद में वो सड़कें धोई जाती थी, उनको बाहर किया जाता था। तो उसमें कई नई जातियां भी पैदा हुई, जैसे माना जाता है कायस्थ जाति। ये राइटर थी, लिखने लगी थी, उसको उसका नाम पैदा हो गया कायस्थ। इसी तरह दूसरा उसमें सिस्टम है समाज में, दास। देखो मैंने पहले बताया था भी हमें नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, स्मृतियां मिली हैं। स्मृतियों में दास और दासियों का वर्णन है। गुप्त काल में भी थे। ये आमतौर पर ज्यादातर युद्धबंदी बनाया था। हमें युद्ध हुआ कि दूसरे राज्य से, तो युद्धबंदी बनाए गए, वो दास हो जाते थे। जहाँ कोई जुए में हार गया, जहाँ गरीबी में अपने आप को बेच दिया। लेकिन उसमें इनकी हालत यूरोपियन या मध्यकाल से काफी अच्छी थी। कई बार दासों को इतना टार्चर नहीं किया जाता था, उनको इनाम के रूप में जमीनें दी, उनको दासता से मुक्त भी कर दिया जाता था। अगर कोई दास ने अपने मालिक के प्राण बचाए हैं, जहाँ कोई दासी ने अपने मालिक को पुत्र दिया है, तो उसको दासता से मुक्त कर दिया जाता था। इसी तरह कालिदास ने हमें बताया कि उस समय देवदासियां और गणिकाएं भी होती थी। अब ये कालिदास ही अपने जो है विदेश की जो बताते हैं, अपनी विशाखा दत्त भी बताते हैं। वो कहते हैं भी वहां पर विशाखा दत्त जो राइटर थे, मुद्रा राक्ष बताते हैं भी वहां पर देवदासियों का वर्णन मंदिरों में होती थी। ये आमतौर पे गीत गाती थी, नाच करती थी, लेकिन इनको घृणा की दृष्टि से, नफरत से देखा जाता था। आगे आर्यन में स्त्रियों का स्थान कैसा था? देखो आर्यन में बड़ा अच्छा स्थान था, लेकिन अभी भी संतोषजनक था। माना जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने कुमार देवी से विवाह किया था, तो उसने जो ध्रुव देवी है उसका चित्र अपने उस पर लगाया था सिक्कों पर। तो उसका मतलब है उसमें बड़ा महत्व देते थे। स्त्रियों को पढ़ने की, संगीत सुनने की, संगीत करने की, नाच गाने का अधिकार था। वो निपुण होती थी, उच्च दर्जे का मोरलिटी थी, नैतिकता बहुत ज्यादा थी। छोटी उम्र में विवाह के हमें वर्णन मिलता है। कालिदास ने कन्या को स्वयंवर की भी प्रथा प्रचलित थी। लेकिन एक हमें मिलता है भी उसमें एक आयरन शिलालेख मिलता है, उसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है कि गुप्त काल में सती प्रथा शुरू हो गई थी। पुनर्विवाह की आज्ञा भी गुप्त काल में मिलती थी। लेकिन आमतौर पर विधवाओं का वर्णन मिलता है। विधवाओं के लिए बड़ी स्पष्ट इंस्ट्रक्शन थी। स्मृतियों में लिखा गया भी ये ब्रह्मचार्य का पालन करें, पवित्र जीवन करें। ते फाही जान तो चीनी जाती है, लिखता है उसमें पर्दा प्रथा नहीं थी। अजंता लोरा की गुफाओं में हमें बड़े चित्र मिले हैं जिसमें कोई पर्दे की प्रथा हमें नहीं मिलती। इसका मतलब उसमें पर्दे की प्रथा नहीं थी, सती प्रथा आ चुकी थी। भोजन लोगों को बड़ा सादा होता था, बड़ा पवित्र होता था। मांस मछली का प्रयोग किया नहीं जाता था। आम तौर पर लोग प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते थे। फाइजल लिखता है भी कुसाई की दुकानें नहीं थी, मदरा की दुकानें नहीं थी, ज़्यादा लोग शाकाहारी थे। लेकिन स्मृतियों वर्णन मिलता है भी कई लोग मांस का प्रयोग भी करते थे, उनको चंडाल कहा जाता था। आमतौर पर लोग दूध, दही, गेहूँ, चावल और सब्जियों, फलों का प्रयोग करते थे। उनके पहरावे के बारे में माना जाता है भी उनकी खास तौर पर जो उनकी अजंता और एलोरा की जो मूर्तियां मिली हैं उसमें उनके कपड़े बड़े अच्छे थे, सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। अमीर लोग बड़े कीमती रेशमी कपड़े पहनते थे, सिर पर पगड़ी का प्रयोग किया जाता था। औरतें साड़ी, चुनरी, चोली का प्रयोग करते थे। चप्पलों का प्रयोग बड़ा कम था। आभूषण, गहने ये मर्द और स्त्रियां दोनों पहनती थी। ये सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, धातुओं, हाथी दांत के बने होते थे। आमतौर पे अजंता में हमें गुफाओं में पता लगता है भी हार श्रृंगार का बड़ा ज़्यादा था। स्त्रियां आमतौर पर बड़ा श्रृंगार करती थी, केसों को अलग अलग प्रकार का निखार करती थी। और सिंदूर लगाने की परंपरा गुप्त काल से ही मिलती है। एंटरटेनमेंट में, मनोरंजन में लगता है भी शिकार के बड़े शौकीन थे। वो रथ दौड़ थे, पशु पक्षियों की लड़ाई गवाते थे। नाच गाना, संगीत, मुछ कट्टी में उनका एक नाटक है, उसमें पता लगता है भी भेड़ों, भैंसों और हाथियों की लड़ाई का वर्णन है। आमतौर पर वहाँ उसमें झूलों का भी वर्णन है, भी झूले झुलाए जाते थे।
नाटक खेलने का वर्णन है, उत्सव दिवाली दशहरा होली का वर्णन भी आता है अलग अलग त्योहारों में। तो उसमें जो इकोनॉमिक लाइफ है वो लोग बड़े खुशहाल थे, गुप्त काल को स्वर्ण को लोग बड़ी दानी थे, और वहाँ धर्मशालाएं बनी हुई थी, फ्री अस्पताल थे, वहाँ पर बड़ी बड़ी बंदरगाहें थी, तामरलिपि बड़ौच सुपार बंदरगाहें थी, वहाँ पर व्यापार चलता था, विदेशी व्यापार होता था, आंतरिक व्यापार होता था। लेकिन मेन धंधा जो है वो 80% लोगों का एग्रीकल्चर था। ये गुप्त काल से लेकर ब्रिटिश काल तक भारत में जो मेन धंधा रहा है वो खेती बाड़ी रहा है। ये अमरकोश 12 जो मेहर हमारे ग्रंथ हैं उसमें मटर, जौ, तिलहन, पटसन, बाजरा, मसालों की वर्णन आता है। बड़े ज्यादा फसलों का नाम लिखा हुआ है। पुराने ढंग से लकड़ी के जो लोहे के फाल हैं उनसे खेती की जाती थी, बैलों से द्वारा हल चलाया जाता था, वर्षा पर निर्भर होते थे, लेकिन नहरों द्वारा भी झीलों द्वारा भी वहाँ पर सिंचाई की जाती थी। भूमि कर हमने पहले बताया आपको, ये 3 प्रकार की होती थी। प्रतिभूमि जो वो बंजर होती थी, लेकिन वो राज्य अधिकारियों को वो वेतन के रूप में दे दी जाती थी, ब्राह्मणों को दान दे दी जाती थी। अधिक राजा की खुद भूमि होती थी, वहाँ पर राजा खुद खेती करवाता था और उसको पूरी एक निजी जमीन होती थी, वो अलग अलग लोगों की होती थी। उसमें चरगाहें होती थी जिनको शिल कहा जाता था, लगान नकदी या अनाज के रूप में लिया जाता था। उसके अलावा इनकम के अलग अलग साधन थे, चुंगी कर है, उद्योग कर है, चरगाहों से टैक्स लिया जाता था, खान जो होती है बड़े बड़े जहाँ पर चीज़ें निकलती हैं वहाँ से आय होती थी। उसमें सबसे बड़ी बंदरगाह तामरलिपि बंदरगाह थी। उज्जैन व्यापार का मुख्य केंद्र था और मुद्रा का प्रयोग शुरू हो गया था। सोने चांदी के सिक्के चलते थे उस समय। वो सोने के जो सिक्के हैं उसको दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूपिका कहा जाता था। ये चंद्रगुप्त सैपन ने इसको चलाया था। व्यापारियों का बड़ा अच्छा व्यापार चलता था। वहाँ शिल्पी संघ बने हुए थे, उसमें लोकतंत्रीय हदारत क्रियाओं का पालन होता था, नियम बड़े कठोर थे। उसमें दंड दिया जाता था अगर कोई व्यापारी नियमों का उल्लंघन करता है। सरकार उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं करती थी। अगर कोई व्यक्ति धन हड़पता था तो उसको देश निकाला दिया जाता है और उसकी धन संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो ये आर्थिक हालात के बारे में है। तो रिलीजियस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुप्त कालों ने वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म को ऊंचाइयों पर ले गए, क्योंकि तो इसके पहले वे जो बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो बड़ा अच्छा था, उसमें थोड़ा कम हो गया था। लेकिन जब गुप्त काल आए तो उन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ हिंदू धर्म को आगे किया। ऐसा नहीं है कि उसमें बुद्ध धर्म जैन धर्म भी चलते रहे, लेकिन जो पूर्ण इसका उत्थान है, मंदिर निर्माण किया, मंदिरों निर्माण किया, पूजा अर्चना शुरू की, शैव मत का नहीं हुआ, उसने वैष्णव मत, नैनार मत, अलवार मत, कई नए नए जैसे शैव मत मैंने कहा उसमें वैष्णव मत भी शुरू हुआ, नैनार मत भी शुरू हुआ, अलवार भी शुरू हुआ। रामायण महाभारत गीता की पुराणों की द्वारा रचना की गई, संस्कृत को द्वारा स्थान दिया गया। इसमें नारद, कत्यान, पराशर, बृहस्पति जो कि साहित्यिक किताबें लिखी गई, बौद्ध वंश की दीपवंश, महावंश किताबें लिखी गई। तो ये जो काल है वो हिंदू धर्म के लिए बड़ा अच्छा था। मतलब उसमें मेन बात में कला, वस्तु कला में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें हर चीज की हम आगे गए। इसमें वस्तु कला, लिटरेचर, नगर शैली, तो इसमें जो हर चीज है वो सबसे आगे थी। अजंता एलोरा भी जो माना जाता है वो चित्रकला में बहुत आगे है। उसमें जो माना जाता है कि अजंता एलोरा और जो बाघ गुफाएं हैं उसमें बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं। उसमें बौद्ध धर्म से बनी ऐसी 29 गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र मिलते हैं। भवन निर्माण कला, सबसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। तिगामा का मंदिर विष्णु का देखने है, 10 अवतार मंदिर, जो बोध गया का महाबोध मंदिर। इसी तरह मूर्ति कला, बहुत सारे जो हिंदू धर्म देवी देवते, महात्मा बुद्ध, जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं उनका जो वर्णन है, मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र, ये देखने योग्य है। मूर्तियों का निर्माण हुआ। चित्रकला मैंने बताया अभी, अजंता और बाघ की गुफाओं में दीवारों में जो बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो उनमें मौलिक रंग भरे हुए हैं, जो उनकी चमक है, जो उनका सुंदर प्रदर्शन है, लोगों में रहन सहन, उसकी वेशभूषा और पशु पक्षियों, वहाँ झरनों की इतने अच्छे चित्र बने हुए हैं तो हमें पूरी परिकल्पना का दृश्य सामने आ जाता है। लिटरेचर अगर देखें तो हम माला माल था गुप्त काल। उस समय माना जाता है भी उसमें कितने सहलाग में इलाहाबाद स्तंभ लेख मिलता है, महरौली का स्तंभ लेख मिलता है, एरन का स्तंभ लेख मिलता है, भीतरी जूनागढ़ के स्तंभ लेख मिलते हैं, कालिदास की कितनी रचनाएं मिलती हैं, कुमार संभव, मेघदूत और मलविका अग्निमित्र,
अभिज्ञान शकुंतला, रघुवंश, इसी तरह जो मुद्रा राक्षस है विशाखा दत्त का, वो एक किताब है जेवी चंद्र गुप्तम है। एक विष्णु शर्मा की सबसे इम्पोर्टेंट पंचतंत्र जो 50 अलग अलग देशों में उसकी ट्रांसलेशन हो चुकी है। वत्सायन, ऋषि वत्सायन ने किताब लिखी है कामसूत्र। नीतिसार कामदत्त जी ने लिखी हुई है। आर्यभट्ट के इतने महत्वपूर्ण खगोलीय विज्ञान के बारे में जान मिलती है। सूर्य स्थान भट्टीय जो आर्यभट्टी है, तो ये बहुत सारे ग्रंथ हैं जो हमें मिलते हैं। तो गुप्त काल में तो इतनी अच्छी जानकारी है, उसके लिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण ज्ञात है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे फिर अगले चैप्टर करेंगे। जय श्री राम।